लोग पढ़ रहे हैं एसी मशीन वाइंडिंग। ठीक है, तो एसी मशीन की जो वाइंडिंग होती है वो निम्न प्रकार की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला वाइंडिंग है वो है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। ठीक है, क्या है? लॉन्ग पिच वाइंडिंग। ठीक है, लॉन्ग पिच वाइंडिंग। इसमें क्या होता है लॉन्ग पिच में कि यदि पिच फैक्टर का मान इकाई यानी कि 1 से अधिक हो तो वह वाइंडिंग लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, लॉन्ग पिच वाइंडिंग क्या होगा कि पिच फैक्टर का मान अगर इकाई यानी कि 1, इकाई का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 से अधिक है तो वह वाइंडिंग लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, कि वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल के बराबर हो तो वह संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, कि वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो तो वह संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका हाफ कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, कि वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल की संख्या के आधे के बराबर हो। जब आधे के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब है कि पोल अगर 4 है, 4 पोल वाइंडिंग है और उसमें वाइंडिंग की संख्या 2 है तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल की संख्या के आधे के बराबर हो हाफ कॉइल वाइंडिंग कहलाती है, हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है संतुलित वाइंडिंग, बैलेंस वाइंडिंग। यदि एक ही फेज के प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या समान हो तो हमारा संतुलित वाइंडिंग कहता है कि यदि एक ही फेज के प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या समान हो तो वह वाइंडिंग संतुलित वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित वाइंडिंग कहलाती है। इस वाइंडिंग को समसमूह इवन ग्रुप वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये कल भी बता दिए थे। ठीक है, तो आपका जो संतुलित वाइंडिंग होता है, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि यदि एक ही फेज के प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या समान हो तो वह वाइंडिंग संतुलित वाइंडिंग कहलाती है। इस वाइंडिंग को सम वाइंडिंग यानी कि इवन ग्रुप वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि संतुलित वाइंडिंग जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? समूह वाइंडिंग, इवन ग्रुप वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है असंतुलित वाइंडिंग, अनबैलेंस वाइंडिंग। ठीक है, इसमें यह है कि यदि एक ही फेज प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या असमान हो। ठीक है, इसमें यह है कि ये आपका नहीं होगा कि प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या असमान हो तो वह वाइंडिंग असंतुलित वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, इस वाइंडिंग को विषम समूह वाइंडिंग यानी कि और ग्रुप वाइंडिंग कहते हैं। ये भी हम कल बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग इसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? वितरित वाइंडिंग भी कहा जाता है। वितरित मतलब क्या होता है कि बांटने वाला। ठीक है, कि यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज 1 से अधिक हो, यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज 1 से अधिक हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल के पार्श्वों का मतलब होता है कि जो टर्मिनल होता है। ठीक है, पार्श्वों भिन्न भिन्न स्टेटर खांचों में पार्श्वों का मतलब भाग हो जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न स्टेटर खांचों में स्थापित रहते हैं। इसमें प्रत्येक कॉइल की पोल पिच समान होती है। यह वाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी आपका 2 प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी कि पार्टियली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुछ स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं और सभी स्टेटर खांचों में कॉइल पार्श्व स्थापित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि आंशिक में क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो स्लॉट है, ठीक है, स्लॉट में क्या होगा कि इसमें जो हम कॉइल ये डालेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ खाली रह जाएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होता है कि इस
प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुछ स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं और सभी स्टेटर खांचों में कॉइल पार्श्वों का मतलब भाग होता है, कॉइल का भाग स्थापित नहीं हो पाते हैं, कुछ खाली रह जाता है। तो खाली रह जाता है तो वो क्या कहलाता है? पार्टियली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, यानी कि आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद आपका होता है पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, कि इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कोई भी स्टेटर खांचा रिक्त नहीं रहता है, पूरा आपका क्या होता है कि भर जाता है, पूरा आपका भर जाता है। तो ये हो जाता है पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की एसी मशीन वाइंडिंग। एसी मशीन वाइंडिंग जो होता है अलग अलग प्रकार की होती है। हमारा सबसे पहला हो जाता है टोकरी वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, देखिए बास्केट वाइंडिंग इसको इसलिए बोला जाता है कि ये जो वाइंडिंग होता है ना, ये आपको इसका आकार जो होता है देखने में जो टोकरी की बिनाई होती है, जो बांस की टोकरी का मतलब हो जाता है जो बांस का मतलब टोकरी। ठीक है, टोकरी आपका क्या होता है? बांस का ऐसा बनाया जाता है ना जिसमें किसी वस्तु को रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो टोकरी होता है। तो बांस की जो टोकरी होता है उसके जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे हम बास्केट यानी कि टोकरी वाइंडिंग कहते हैं। इस वाइंडिंग में वाइंडिंग पूर्ण होने के पश्चात वाइंडिंग के सिरे टोकरी की बुनाई की तरह दिखाई देती है, टोकरी की बुनाई की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टोकरी वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, बास्केट वाइंडिंग कहते हैं। इसमें आपको इसका जो आकार है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो टोकरी की तरह दिखाई देगा ये कौन सा वाइंडिंग हो जाएगा? बास्केट वाइंडिंग या ये टोकरी वाइंडिंग हो जाएगा, बास्केट या टोकरी वाइंडिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए क्या होता है कि इसलिए इसे बास्केट वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, बास्केट की तरह दिखाई देता है इसलिए बास्केट वाइंडिंग हो जाता है। यह सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों में बनाई जाती है। यह आपका दो प्रकार में बनाई जाती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर। ठीक है, देखिए सिंगल लेयर कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्लॉट में केवल एक ही लेयर में वाइंडिंग रहता है। सिंगल लेयर और डबल लेयर कल बताए थे। जैसे ये स्लॉट है, इस स्लॉट में क्या होगा कि यदि आधे भाग में एक वाइंडिंग का सिरा है, एक वाइंडिंग का भाग है, फिर आधे भाग में क्या है? दूसरे वाइंडिंग का भी सिरा है, तो ये क्या हो जाता है? डबल लेयर। अगर एक प्रत्येक खांचा में एक ही वाइंडिंग है तो सिंगल लेयर, और डबल है तो डबल लेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे ये जो वाइंडिंग है आपका, इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक स्लॉट में एक ही वाइंडिंग है, प्रत्येक स्लॉट में एक एक वाइंडिंग है, तो ये आपका सिंगल लेयर हो जाता है। ठीक है, इसमें जब आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं ये डबल है, ये डबल है। ठीक है, तो डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा कि डबल एक ही स्लॉट में दो वाइंडिंग का भाग रहेगा। ठीक है, तो एक ही स्लॉट में अगर एक वाइंडिंग का केवल भाग है, ये स्लॉट में मान लीजिए कि केवल एक ही वाइंडिंग का भाग है। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर। अब इसी में क्या किया गया कि एक और वाइंडिंग हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? डबल लेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है ये आपका बास्केट वाइंडिंग हो गया, सिंगल लेयर और डबल लेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो ये ऐसा टोकरी के जैसा जो दिखाई देगा ये कौन वाइंडिंग है? बास्केट वाइंडिंग है। सिंगल लेयर में सिंगल सिंगल रहेगा, डबल लेयर में आपका ये डबल भी रहेगा। ठीक है, अगला हमारा जो वाइंडिंग है वो है कंसेंट्रिक या बॉक्स वाइंडिंग, कंसेंट्रिक और बॉक्स वाइंडिंग। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रिक या बॉक्स वाइंडिंग इसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक या ये क्या है आपका बॉक्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वाइंडिंग में एक ग्रुप में दो या दो से अधिक कॉइल होती है। एक ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये कॉइल हो गया, फिर एक ये कॉइल हो गया, एक ये कॉइल हो गया, तो दो कॉइल भी रहेगा और दो से अधिक भी रहेगा। ठीक है, कि इस प्रकार के वाइंडिंग में एक ग्रुप में दो या दो से अधिक कॉइल होती है। प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक वाइंडिंग का केंद्र भी एक होता है। प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक वाइंडिंग का केंद्र क्या होता है? एक होता है। देखिए सबका सेंटर जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाइंडिंग है इसका सेंटर यहाँ है,
ये वाइंडिंग है, इसका भी सेंटर एक यहाँ है, फिर इसका भी सेंटर यहीं पर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक वाइंडिंग का केंद्र एक होता है। प्रत्येक ग्रुप में कॉइल पिच बराबर नहीं होती है। कॉइल पिच क्या रहती है? बराबर नहीं है, रहती है। बराबर नहीं है यहाँ पर कॉइल पिच। जैसे कि ये आपका इस स्लॉट में है, 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। सबका कॉइल पिच क्या हो रहा है? अलग अलग है। प्रत्येक कॉइल में ग्रुप कॉइल, ये प्रत्येक ग्रुप में कॉइल पिच बराबर नहीं होती है, इसलिए यह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। देखिए इस वाइंडिंग में ये जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, ठीक, या बॉक्स वाइंडिंग है, इसमें प्रत्येक वाइंडिंग अलग अलग है। क्या है? दोनों एक दूसरे को, जैसे ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, एक दूसरे को कहीं भी ओवरलैप नहीं करती है, ओवरलैप भी नहीं करती है। तो वही इसलिए यह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। वाइंडिंग में कॉइल की पिच समान नहीं होती है और ग्रुप की प्रत्येक कॉइल के बीच 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। देखिए जैसे आपका ये कॉइल हो गया, ठीक है, और फिर ये कॉइल हो गया, इसमें जैसे कि कॉइल पिच क्या हो गया, मान लीजिए 1 और 2 हो गया, तो इसमें आपका 1 2 3 4 हो जाता है। फिर इसमें जब जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखिए पहले वाले में कॉइल पिच का मान 2 था, दूसरे वाले में 4 और तीसरे वाले में 6। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो पोल पिच होगा ना उसमें 2 का अंतर रहेगा कि, और प्रत्येक ग्रुप की प्रत्येक कॉइल के बीच में 2 का अंतर रहता है। 2 का अंतर रहेगा, 2 का अंतर रहेगा तो वो कौन सा वाइंडिंग है? कॉन्सेंट्रिक या बॉक्स वाइंडिंग है, ठीक है। इसलिए विभिन्न कॉइल स्पैन होने के कारण कॉइल को खांचों में डालने में अधिक श्रम लगता है। देखिए अब इसमें सब क्या है? अलग अलग है। अलग अलग रहने के कारण क्या होता है कि इसको ये वाइंडिंग करने में क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, कि इसमें वाइंडिंग एक डालिए फिर इसमें डालिए, ठीक है। तो अलग अलग खांचों में डालने के कारण और अलग अलग कॉइल स्पैन होने के कारण कॉइल को खांचों में डालने में अधिक श्रम लगता है। फिर भी इस डिजाइन में कॉइल के शीतलन के लिए अधिक स्थान मिलता है। देखिए कॉइल जो है ना इस वाइंडिंग में, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है कि इसको जगह ज़्यादा में, ये है इतना दूर खाली हो गया, फिर ये है तो इसके लिए ये इतना दूर क्या है? खाली मिल रहा है, ये इतना दूर खाली मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉइल को ठंडा होने के लिए अधिक समय मिल रहा है, क्योंकि सभी कॉइल क्या है? अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इसमें आपका क्या है? कूलिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो शीतलन के लिए अधिक स्थान मिल जाता है, इसलिए इस वाइंडिंग का प्रयोग सिंगल फेज मोटर के वाइंडिंग में की जाती है। सिंगल फेज जो मोटर होता है हमारा, उसके वाइंडिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? कॉन्सेंट्रिक या बॉक्स वाइंडिंग का, ठीक है। हमारा जो अगला वाइंडिंग है वो है स्क्यू वाइंडिंग। इसको लच्छी वाइंडिंग भी कहती है, स्क्यू वाइंडिंग, ठीक है, लच्छी वाइंडिंग भी इसको कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि लच्छी वाइंडिंग में सबसे पहले एक पर्याप्त लंबाई की लंबी कॉइल बनाई जाती है और उसके बाद उसे एक स्लॉट में डाला जाता है। बची हुई लंबाई को मोड़कर संगत खांचों में डाल दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या किया जाता है कि लच्छी यानी कि स्क्यू वाइंडिंग जो होता है, ये स्कीन SKEIN स्कीन, स्क्यू नहीं, स्क्यू अलग हो जाता है, SKEW वो अलग एक वाइंडिंग है, ठीक है। ये स्कीन वाइंडिंग है, स्कीन वाइंडिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? लच्छी वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे देखिए ये आपका वाइंडिंग है ना, ये पूरा एक बड़ा सा कॉइल बनाया जाता है, पूरा एक बड़ा सा कॉइल बनाया जाता है, फिर ये 2 खांचों में डाल दिया गया, फिर जो बच जाता है उसको मोड़ के फिर ये वाइंडिंग दूसरे खांचे में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा बनाया जाता है, फिर इसको लपेट के जो और मोड़ के फिर इस खांचे में डाला जाता है, इसलिए इसे स्कीन वाइंडिंग कहते हैं, लच्छी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। कि लच्छी वाइंडिंग में सबसे पहले एक
पर्याप्त लंबाई की लंबी कॉइल बनाई जाती है। उसके बाद इसे एक स्लॉट में डाला जाता है। अब बची हुई लंबाई को मोड़कर संगत खांचों में डाल दिया जाता है। संगत जैसे कि ये पहले हमने क्या किया, डाल दिया है, फिर यहाँ पर ये मोड़ कर और फिर इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो ये आपका ये जो होता है छोटा छोटा जो सिंगल फेज मोटर होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं जो स्टैंड फैन वाइंडिंग होता है ना, जो स्टैंड फैन होता है उसमें ये वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, उसमें ये वाइंडिंग किया जाता है, स्किन वाइंडिंग। ठीक है, देखिए सभी वाइंडिंग में आपको क्या होता है कि फिगर रहता है, फिगर के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वाइंडिंग में अगला जो हमारा वाइंडिंग है वो है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। ठीक है, फ्लैट वाइंडिंग है और ओवरलैप नहीं करती है। सभी वाइंडिंग क्या है, अपना अलग अलग है। ठीक है, अभी तक हम लोग वाइंडिंग कैसे करते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, मगर ये आपका इस प्रकार से वाइंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वाइंडिंग किया जा रहा है और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग होता है ये भी आपका सिंगल फैन जो फैन होता है, ये सिंगल फेज फैन होता है ना, उसमें आप लोग देखिएगा ऐसा वाइंडिंग किया जाता है। जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है, सीलिंग फैन में ऐसा वाइंडिंग किया जाता है कि जो खांचा होता है उसमें आपका ऐसे खांचे में वाइंडिंग डाला जाता है। ठीक है, तो सिंगल फेज का जो ये सीलिंग फैन होता है उसमें भी दो प्रकार का वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, एक आपका ये फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाला हो जाएगा और एक फिर इसी में क्या होगा, ऐसे एक और वाइंडिंग किया जाएगा, इसमें एक और वाइंडिंग ये किया जाएगा जो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा कौन सा वाइंडिंग है, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप, एक दूसरे को नहीं काट रही है तो नॉन ओवरलैप हो जाएगा कि इस वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, इसलिए यह फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक ग्रुप में केवल एक कॉइल होती है। ये आपका क्या है, प्रत्येक ग्रुप में एक ही कॉइल है। ठीक है, फिर मान लीजिए कि ये जो जगह यहाँ बच रहा है आधा, इसमें क्या करेंगे, एक और डाल दे सकते हैं तो वो ओवरलैप आ जाएगा। ठीक है, वो अगला वाइंडिंग है। देखिए ये हमारा अगला है कि फ्लैट लूप ओवरलैप और चेन वाइंडिंग। ठीक है, फ्लैट लूप ओवरलैप और चेन वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है इसे हम क्या कहते हैं कि फ्लैट लूप ओवरलैप और चेन वाइंडिंग। कि फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग कह सकते हैं या इसे चेन वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर देख के आपको याद रखिएगा, जैसे अभी बताया ना कि जैसे ये वाइंडिंग हो गया, फिर इसी में एक और आधा आधा खांचा में किया जा रहा है। ठीक है, ये एक स्लॉट में क्या है, दो वाइंडिंग, एक इसका है और एक इसका भी है। ठीक है, और एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लैट लूप ओवरलैप या चेन। जो चेन होता है ना, साइकिल का चेन या किसी भी चेन जैसे कैसे रहता है, ऐसे, फिर आपका ऐसे, फिर आपका ऐसे, मतलब एक दूसरे से क्या रहती है, जुड़ते चली जाती है। सेम वैसे ही ये वाइंडिंग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चेन वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन वाइंडिंग। ये आपका क्या कहलाता है, चेन वाइंडिंग में कहलाता है। ठीक है, कि इस वाइंडिंग में प्रति फेज प्रति कॉइल की संख्या एक से अधिक होती है और पिच भी भिन्न भिन्न होती है और चेन की तरह कॉइल एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ठीक है, तो ये फिगर याद रखिएगा, ये आपका कौन सा वाइंडिंग होता है, फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग या चेन वाइंडिंग भी इसको कहते हैं। चेन मतलब चैन जो होता है उसको चैन वाइंडिंग भी इसको कहते हैं कि एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला वाइंडिंग है वो है एसक्यू। देखिए इसके पहले जो था वो स्केन था। ठीक है, स्किन वाइंडिंग को उसको कहते हैं या लच्छी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसक्यू वाइंडिंग है। ठीक है, एसक्यू वाइंडिंग है, एसक्यू वाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसमें एसक्यू में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कॉइल है दोनों का जो क्या है कि कॉइल की भुजा है समान नहीं रहता है। तो देखिए ये जो कॉइल होता है इसमें क्या होता है कि कॉइल का जो दोनों भुजा है
क्या रहता है, बराबर नहीं रहता है। स्क्यू वाइंडिंग में ये भुजा एक हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो दोनों का जो लंबाई है बराबर नहीं रहता है, ठीक है। बराबर नहीं रहने के कारण क्या होता है कि इस वाइंडिंग में कॉइल की भुजा असमान होती है। क्या होती है, असमान होती है, जिससे ऊष्मा के निष्कासन के लिए अधिक स्थान मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा। ये स्क्यू वाइंडिंग है, स्क्यू वाइंडिंग है, ये फिगर याद रखना पड़ेगा कि इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, तो स्क्यू वाइंडिंग कहते हैं, SKEW स्क्यू वाइंडिंग कहते हैं। इसमें क्या है, भुजा असमान रहता है। क्यों रहता है, ताकि जो ऊष्मा का निष्कासन का मतलब कि जो वाइंडिंग जब गर्म होगी, इसका जो गर्मी है, ऊष्मा है, ये बाहर आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो ये स्क्यू वाइंडिंग होती है। अगला हमारा जो वाइंडिंग है वो है डायमंड कॉइल वाइंडिंग। डायमंड कॉइल वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका जो इसका आकार केवल क्या रहता है, डायमंड के जैसा रहता है, हीरा के जैसा रहता है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायमंड कॉइल वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। कि इस वाइंडिंग में उपयोग होने वाली कॉइल का आकार डायमंड के जैसा होता है, इसलिए यह डायमंड कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। यह कॉइल अधिक स्थान घेरती है। क्या करती है, घेरती है। घेरती ज़्यादा जगह घेरेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इतना जगह आपका क्या करता है, छेक लेता है, इतना ज़्यादा जगह छेकता है। यही यहाँ से भी वाइंडिंग हो सकता था, यहाँ से भी वाइंडिंग रहता, ठीक है। तो ये क्या करता है, कम स्थान घेरता है, ठीक है। मगर ये जो है ज़्यादा स्थान भी घेरता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये हीरे के आकार के जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, डायमंड कॉइल वाइंडिंग, ठीक है। डायमंड कॉइल वाइंडिंग ये आपका है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला जो वाइंडिंग है वो है इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, देखिए इसमें क्या है, सेम है आपका डायमंड कॉइल जो वाइंडिंग होता है ना, डायमंड कॉइल वाइंडिंग ऐसे रहता था। तो डायमंड कॉइल वाइंडिंग का ये जो बाहरी भाग रहता था, बाहरी भुजा ये था, इसको क्या किया गया, दबा दिया गया, ठीक है। डायमंड कॉइल वाइंडिंग के जो बाहरी भुजा था इसको हमने दबा दिया, यानी कि समतल कर दिया। तो ये क्या है, जगह कम छेकेगा। तो ये कौन सा वाइंडिंग होता है, इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। कि डायमंड कॉइल वाइंडिंग को दबाकर कौन सा वाइंडिंग बनाया जाता है, तो इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग बनाया जाता है, ठीक है। कि इस प्रकार की कॉइल पहले तो डायमंड के आकार में बनाई जाती है और बाद में इसकी अक्रियाशील भुजा को, अक्रियाशील इसको बोला जाता है। अक्रियाशील का मतलब क्या हो गया, देखिए अक्रियाशील भुजा का मतलब हुआ कि जो स्टेटर कोर के बाहर है, जैसे जो डायमंड कॉइल वाइंडिंग था वो कैसा था, ऐसा आपका था, ठीक है। तो ये जो भाग हो गया ये क्रियाशील यानी कि एक्टिव साइड, और ये जो भाग हो गया वो अक्रियाशील हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो डायमंड कॉइल होता है उसका जो अक्रियाशील भुजा होता है, जो बाहरी भुजा होता है अक्रियाशील, ठीक है, इनएक्टिव साइड जो है उसको दबाकर कॉइल को इनवॉल्यूट कॉइल बना दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डायमंड कॉइल के इनएक्टिव साइड को दबाकर कौन सा कॉइल बनाया जाता है, तो इनवॉल्यूट कॉइल बनाया जाता है। इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो इतनी प्रकार के हम लोग जो विशेष वाइंडिंग का प्रकार था वो हम लोग पढ़ गए, ठीक है। सभी वाइंडिंग जो है उसका आकार और नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आती है तो आपको क्या करेगा कि फिगर दे दिया जाएगा और फिगर देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का वाइंडिंग है, ठीक है। डायमंड वाइंडिंग है कि बास्केट वाइंडिंग है कि स्किन वाइंडिंग है, स्किन वाइंडिंग है कि स्क्यू वाइंडिंग है, ठीक है। तो वो आपको आकार रहेगा, उस आकार के अनुसार आपको ये जितना भी बताए हैं वो सब लिख के और समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाता है कि वैद्युतिक अंश, इलेक्ट्रिकल डिग्री। देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है सभी मशीन में, उतने इलेक्ट्रिकल डिग्री के पर क्या किया जाता है कि ये जो पोल होता है उसको स्थापित किया जाता है। तो ये एक पोल युग्म में 360 डिग्री वैद्युतिक अंश होता है। देखिए पोल युग्म का मतलब हो जाता है जोड़ा। एक पोल जो जोड़ा होता है, जोड़ा पोल कभी भी बनेगा तो जोड़ा ही बनेगा,
कि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में ही बनेगा। चुंबक जब भी बनेगा तो एक युग्म यानी कि एक जोड़ा पोल बनता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि एक पोल युग्म में 360 डिग्री वैद्युतिक अंश यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है एक पोल में युग्म में, ठीक है। तो दो में होता है 360। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पोल में कितना रहेगा, 180 डिग्री विद्युतिक अंश होता है। देखिए एक पोल में कितना हो जाएगा, एक पोल में आपका रहता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, याद रखिएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आपका रहेगा। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पोल में 180 डिग्री विद्युत अंश होता है, इसलिए मोटर में विद्युत अंश पोल की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए जितना पोल का मान रहेगा उतना में 80 से गुना कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल जाएगा, वैद्युतिक अंश निकल जाएगा, ठीक है। कि दो पोल के लिए 360 डिग्री हो जाएगा, 4 पोल के लिए 720 डिग्री हो जाएगा, 6 पोल के लिए 1080 डिग्री वैद्युतिक अंश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए खांचों के कोण को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। स्लॉट एंगल को ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि स्लॉट कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री गुने पोल की संख्या बटा स्लॉट की संख्या। 180 डिग्री गुने, ठीक है, आपका पोल कितना है, 4 पोल का है कि 8 पोल का है कि 12 10 पोल का है। देखिए पोल की संख्या हमेशा क्या रहेगी, सम रहेगा। क्यों, क्योंकि कभी भी पोल बनेगा तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल बनेगा, ठीक है। तो 180 डिग्री गुने पोल की संख्या बटा में स्लॉट की संख्या। स्लॉट की संख्या ये क्या है, फॉर्मूला है स्लॉट कोण निकालने का। स्लॉट कोण निकालने का क्या सूत्र है, 180 डिग्री गुने पोल की संख्या बटा स्लॉट की संख्या, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है कि जब एक और हो जाता है कि स्लॉट कोण जो होगा 360 गुने पोल की संख्या बटा स्लॉट की कुल संख्या, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा और फिर आगे जो भी है वो बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से क्या करें, लाभ उठाए, ठीक है। थैंक यू।